हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस पैसे परिवार संसारपुर के लाइव क्लासेज में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 6 की गणित, जो कि आपकी है बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की गणित। ठीक है। और इस आज की क्लास में हम लोग जो है इकाई 5 पढ़ेंगे। इकाई 5 में आपका 5A होगा। ठीक है। लेकिन इसके पहले हम ये जानेंगे कि इकाई 5 में आखिर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है आपका बीजगणितीय अवधारणाएं। ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें हम बीजगणित के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और पहला पॉइंट ये है कि संख्याओं को दर्शाने के लिए अक्षरों की आवश्यकता एवं प्रयोग यानी अक्षरों की आवश्यकता क्यों पड़ी और उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम कह देते हैं, किस प्रकार से हम ये कह दें कि ये एक प्रकार की टोकरी है। ठीक है। इस टोकरी में ये सेब रखे गए हैं। ये क्या रखे गए हैं? सेब रखे गए हैं। तो कितने सेब रखे गए हैं? तो हम मान लेते हैं कि इसमें कितने सेब हैं? x सेब हैं। तो इसी को हम कहते हैं क्या? अक्षरों का प्रयोग। ठीक है। इसके बाद देखिए, संख्याओं और अक्षर संख्याओं की मूल संक्रियाएं। संक्रियाएं का मतलब क्या होता है? संक्रियाओं का मतलब होता है कि कोई जो क्या है, अक्षर संख्या। अब अक्षर संख्या आपके x हो सकते हैं, y हो सकते हैं। तो ये x और y जो है, इनका योग, इनका अंतर, इनका मल्टीप्लाई और इनका डिवाइड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संक्रियाएं। ठीक है। यानी कि अंकों को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना ही संक्रियाएं हैं। ठीक है। इसके बाद कहा गया है अक्षर संख्याओं की घात। अब यहां पर आपसे हम ये कह देते हैं कि x कितनी बार है? x 7 बार। x 7 बार। तो इतना ज्यादा लिखने से अच्छा है ये हम कह दें कि x की पावर 7, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। ठीक है। चर और अचर संख्याएं। अब चर और अचर क्या होती हैं? चर संख्याएं होती हैं, मान लीजिए कि हम किसी संख्या को x से प्रदर्शित कर रहे हैं या y से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो x और ये y वाली जो संख्याएं हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्या? चर। ठीक है। और जो नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3, इस प्रकार के नंबरों को हम लोग क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। इस प्रकार के नंबरों को क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। ठीक है। तो इकाई 5 में इतनी सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो है आपकी 5A। ठीक है। और जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? संख्याओं को दर्शाने के लिए अक्षरों की आवश्यकता एवं प्रयोग। ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 में कहा गया कि शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो, तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। ठीक है। आप थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। मान लेते हैं कि ये एक कक्षा बनी हुई है। ये क्या बनी हुई है? एक कक्षा, जिसमें कुल कितने छात्र हैं? तो यहां पर लिख देते हैं कुल छात्र। ठीक है। ये भी आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या है? एग्जाम्पल। कुल कितने छात्र हैं? मान लेते हैं कि इसमें कितने छात्र हैं? 15 छात्र बैठे हैं। ठीक है। और प्रत्येक छात्र को कितनी पेंसिलें दी जा रही? 3 पेंसिलें। तो यहां पर लिखेंगे हम कि प्रत्येक छात्र को दी गई पेंसिलों की संख्या क्या है? 3। एक छात्र को कितनी पेंसिल दी जा रही? 3 पेंसिल दी जा रही। कुल कितने छात्र हैं? हमने माना है कि 15 छात्र हैं। तो आप कहेंगे कि कुल छात्रों को दी गई
पेंसिलों की संख्या, पेंसिलों की संख्या कितनी होगी? तो आप कहेंगे इस 3 का 15 में गुणा करा दीजिए, आंसर आपका कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो बात तो सही है, क्योंकि एक छात्र को 3 पेंसिल दी जा रही, तो 15 छात्रों को कितनी पेंसिल दी जाएंगी? यानी सभी के हिस्से में 3 पेंसिल 15 बार आएगा। तो हम सीधे 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 45 आ गया। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? मात्र x छात्र हैं। यहाँ पर 15 छात्र थे तो आपने 15 गुणा कराया, और यहाँ पर कुल छात्र कितने हैं जबकि x, तो हम कितने से गुणा कराएंगे? x से गुणा कराएंगे। जब इसके साथ गुणा कराएंगे तो इसको लिखने का तरीका क्या है? 3x, ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? समझ में ना आया हो तो आपके लिए कमेंट्स बॉक्स खाली है, ठीक है, उसको हमने ऑन भी कर रखा है, तो आप लोग वहां पर जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। हम आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया कि अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए। बीज मतलब एक बीजीय अंक लिखने हैं, ठीक है। बीजीय अंक क्या होते हैं? एक्स वाई जेड, ये बीजीय अंक होते हैं, ठीक है। और कहा गया है और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। तो यहां पर आप देखेंगे कि 12 + 5 = 17 है। वैसे तो यहाँ पर खाली जगह है और यहाँ पर 5 है, ये बराबर 17। आपको भी पता है यहाँ पर 12 रखा जाएगा, लेकिन आपको इस प्रकार नहीं सॉल्व करना कि यहाँ पर आप 12 रख देते हैं बस आंसर हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है? बीजीय अंक कोई रख देते हैं, क्या? x मान लेते हैं, ठीक है। अब इस x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पर सवालों को थोड़ा हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तो आपका x रहा है, और ये जो है आपका प्लस से जब बराबर के उस पार ले जाते हैं तो ये काहे में हो जाता है? माइनस में, ठीक है। तो 17 आपका ये रहा, और ये धन से आ जाएगा ऋण में। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा? 17 से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 12, ठीक है। यानी कि 12 जो अंक 12 लिखा है उसके लिए x प्रयोग किया गया। अब यहाँ पर भी हमें x रख देना है, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, ये x ऋण से जाएगा धन में, बराबर के उस पार ले जाएंगे तो 30 + 10 जो कि x बराबर आ जाएगा 40, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x, और जब पक्षांतर करेंगे तो ये गुणे से चला जाएगा भाग में, इसके भाग में, और 6 का नाम 6, 6 चौको 24 जो कि x बराबर कितना आ जाएगा? 4। ये 4 नंबर के लिए, 4 अंक के लिए प्रयोग की गई संख्या है x, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें सॉल्व करना होगा। सॉल्व क्या करना है? ये आपका 35 है, भाग की जगह पर गुणा लगा देंगे और ये 1/x इस प्रकार से लिख जाएगा, और बराबर में आपका है 7, ठीक है। ये भाग वाला आपका गुणे में जाएगा, तो इधर देखिए थोड़ा से, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बचा हुआ है 35 × 1/x बराबर में 7। तो ये आपका भाग से गुणे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 बराबर 7x, और 7 गुणे से भाग में आ जाएगा, तो 35/7 बराबर x। 7 का नाम 7, 7 बचे 35, तो यहाँ से x बराबर कितना निकल के आया? 5, ठीक है। तो यानी एक प्रकार से हमें यहाँ पर खाली जगह पर x रखना है और x की वैल्यू निकालनी, बस इतना ही है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि दूसरा प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दूसरे प्रश्न के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 और 4 देखिए बच्चों कि प्रश्न नंबर 3 में कहा गया कि रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे?
कहा गया इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। अब ये नहीं कहा गया कि रजिया को कितने रुपए दिए, तो हम यहां पर मान लेते हैं कि माना रहीम ने रजिया को X रुपए दिए। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो रहीम के पास कितने रुपए बचे, तो लिखेंगे रहीम के पास बचे रुपए। तो आपको खुद दिमाग लगाना है कि आपके पास मान लेते कि आपके पास 10 रुपए थे। कितने रुपए थे? आपके पास 10 रुपए थे, आपने 3 रुपए किसी को दे दिए। इसका मतलब है कि आपने उसमें किसमें से कुल रुपए में से जितने दिए हैं उसको घटाएंगे। लेकिन यहाँ पर कितने रुपए दिए? X रुपए, तो 10 माइनस X, ये हो जाएगा रुपए में आंसर। ठीक है, अब यहां पर देखिए चौथे नंबर में कहा एक बगीचे में कुछ पेड़ थे। कितने पेड़ थे? नहीं पता। 50 और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। अक्षर संख्या क्या है? ये जो हम X मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे माना बगीचे में X पेड़ थे, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो लिखेंगे 50 पेड़ और लगाने पर बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए, अब यहां पर लिखते हैं प्रश्नानुसार बगीचे में X पेड़ थे, 50 और लगा दिए। इसका मतलब बगीचे में जितने भी पेड़ थे उसमें 50 और ऐड हो गए, जुड़ गए, तो कुल मिलाकर कितने होते हैं? 120। कहा गया इसी कथन को बीजीय रूप में, यानी कि बीज गणित जो बीजीय, ये जो बीज है यानी कि X का जो क्या है, X के रूप में बीजीय गुणांक है, इसके रूप में जो है क्या? X। ठीक है, इस रूप में हमें लिखना था। यही कहा गया था कि अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। ये जो बीजीय गुणांक है इसी को हम लोग बोलते हैं अक्षर संख्या। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपने यहाँ तक हमारी क्लास देख ली है, इसका मतलब ये है कि आपको क्लास पसंद आ रही है। तो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 को बहुत ही सावधानी से क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ते हैं तो कम से कम 20 से 30% प्रश्न तो दिमाग में ही सॉल्व हो जाता है। तो चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। अक्षर N और M के प्रत्येक प्रतिरूप को तिलियों से बनाने के लिए आवश्यक तिलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि मान लीजिए हमें N बनाना है। ठीक है, एक N बनाएंगे किसमें से? तिलियों से। कौन सी तिली? आप मान लीजिए माचिस की तिली है। ठीक है, माचिस की जो तिली होती है उससे N बनाना चाहते हैं तो कितने तिलियों की जरूरत पड़ेगी? अगर एक बनाना चाहते हैं तो 3 तिलियां लगेंगी, 2 बनाना चाहते हैं तो 6 तिलियां लगेंगी, 3 बनाना चाहते हैं
तो 9 तीलियां लगेंगी। इसी को हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं n के एक प्रतिरूप के लिए, एक प्रतिरूप के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या, क्या लिखेंगे, आवश्यक तीलियों की संख्या, तीलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 गुणे 1 करेंगे। ऐसा क्यों आपने किया ये भी समझना है। एक देखिए, एक बनाना है, एक n बनाना है तो 3 तीली तो कन्फर्म कि 3 तो लगनी ही लगनी है। हमें कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जरूरत कितनी पड़ी, 3 तीलियों की, ठीक है। अब n के एक की जगह पर क्या, अब हमको मान लीजिए 2 प्रतिरूप चाहिए। कितने, 2 प्रतिरूप के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या। एक बनाने में कितने लग रहे हैं, 3, तो 2 बनाने में कितने लगेंगे, 6। इसी प्रकार मान लेते हैं कि n के हमें 3 प्रतिरूप चाहिए। कितने, 3 प्रतिरूप, तो आपको क्या करना होगा, इस 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। 4 चाहिए तो 4 से गुणा, 5 चाहिए तो 5 से गुणा। यानी कि अगर हमें कुल n के प्रतिबिंब बनाने हैं, n के पूरे प्रतिबिंब बनाने हैं, तो हम ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि पूरे के पूरे n प्रतिबिंब बन जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे n के n प्रतिबिंब या प्रतिरूप एक ही बात है, ठीक है। n मतलब एक प्रकार से नंबर है, ठीक है। प्रतिरूप के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या 3 गुणे n यानी कि 3n हो जाएगी। कितनी, 3n, जहां n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। जहां n बराबर आप लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 डैश डैश, इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद हमें m के प्रतिरूप चाहिए, तो m के एक प्रतिरूप के लिए एक प्रतिरूप का मतलब क्या होता है, प्रतिरूप का मतलब होता है सेम टू सेम, उसी के जैसा, ठीक है, उसी के रूप का प्रतिरूप। m के एक प्रतिरूप के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या, आवश्यक तीलियों की संख्या, एक m बनाने में कितनी तीलियां लगेंगे, देखिए कितनी लग रही हैं, 1, 2, 3, 4 तीलियां लग रही हैं। एक प्रतिरूप चाहिए तो आपको 1 से गुणा कराना है, 4 हो जाएगा। अब m के यदि आपको कितने चाहिए, 2 प्रतिरूप चाहिए, तो आप 4 गुणे 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से m के 3 प्रतिरूप चाहिए, तो आप 4 गुणे 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। जबकि हमें क्या करना है, m के n प्रतिरूप हमें अगर यदि ज्ञात करना है तो 4 गुणे n यानी कि 4n हो जाएगा। यानी कि ये जो निकले हैं ना, यही आपके क्या है, संख्या के लिए नियम है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप क्या करना चाहते हैं, ये जो n है, आप कितने n बनाना चाहते हैं, मान लीजिए 20n बनाना चाहते हैं, तो ये जो आपको फार्मूला निकल गया है ना, बस इस n की जगह पर कितने रख देने हैं, 20 रख देने हैं। देखिए 60 तीलियों की जरूरत पड़ेगी। यानी n एक प्रकार का क्या है, नंबर है, हमें कितने n बनाने हैं या कितने m बनाने हैं, ठीक है।
तो उम्मीद है बच्चों की ये प्रश्न नंबर 5 भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कल की जो क्लास होने वाली है वो बहुत बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि उसमें हम सॉल्व करेंगे 5B। ठीक है, तो कल की क्लास का बच्चों वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।